नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में जो 100% प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ऐसे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये आपकी हिंदी व्याकरण के प्रश्न रहेंगे और हिंदी व्याकरण का जो कोर्स है हमारे चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। और आप सभी की सामान्य जानकारी के लिए एक बात और मैं बता दूं, हमारा जो ऐप है, ऐप पर कक्षा 12वीं के लिए हिंदी विषय के नोट्स उपलब्ध हैं और वो भी बिल्कुल सिंपल और कह सकते हैं सबसे कम प्राइस में। मतलब कि उस पर मैंने 85% ऑफ कर रखा है। जल्दी से जल्दी आप नोट्स खरीद लीजिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले अगर आप खरीदते हैं हमारे मेंस एजुकेशन से नोट्स, तो आप लोगों को 85% ऑफ मिलेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद खरीदते हैं तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप अभी खरीदेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट का आपको वहाँ पर सारा मटेरियल उपलब्ध हमने करवा दिया है और उस पर हमने टेस्ट भी अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो काव्य बोध के अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो हम आपको आज बता रहे हैं। इसमें प्रबंध और मुक्तक काव्य के भेद उदाहरण सहित हम जानेंगे। देखिए, प्रबंध और मुक्तक ये जो काव्य है इनके भेद हम जानेंगे। इसके पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जो काव्य है, काव्य मुख्य रूप से आपको याद रखना है आनंद होता है इसका सीधा सा अर्थ। ठीक, अगर हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है तो वो किसी न किसी रूप में काव्य के माध्यम से ही होती है। ठीक, आपसे परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं, काव्य की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। आपको उत्तर में लिखना है काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। अगर आपसे पूछा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार बताइए तो आप आचार्य विश्वनाथ के अनुसार बताएंगे, और अगर आपसे पूछा पंडित जगन्नाथ के अनुसार बताइए तो आप पंडित जगन्नाथ के अनुसार बताएंगे। यहाँ पर आपको दोनों तरह से मैं परिभाषा बता रहा हूँ। देखिए, आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसात्मकम का मतलब होता है रसयुक्त, वाक्यम मतलब वाक्य ही, काव्यम मतलब काव्य है। अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है, ऐसे आपको यहाँ पर याद रखना है। अर्थात रसात्मकम वाक्य ही काव्य की कोटि में आता है। ठीक, रसात्मकम का मतलब होता है जिसमें रस हो, और रस क्या है अर्थात आनंद। ठीक है, सीधी सी बात जो आपकी मैंने पहले बताई थी, रस का मतलब ही आनंद होता है और जहाँ पर आनंद है वही काव्य है। पंडित जगन्नाथ के शब्दों में रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीयार्थ का मतलब होता है हमारे मन में रमने वाला अर्थ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला जो शब्द होता है या फिर जो शब्दावली होती है या वो जो शब्द होते हैं वो काव्य कहलाते हैं। अब हमारे मन में अगर कुछ रम जाता है तो वो हमें आनंदित करता है, वो हमें प्रसन्न करता है। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थात सुंदर अर्थ को प्रतिपादन या अभिव्यक्त करने वाले शब्द ही काव्य कहलाते हैं। काव्य के भेद, यहाँ पर आपको मुख्य रूप से काव्य के दो भेद बताना है। काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक तो श्रव्य काव्य और एक है दृश्य काव्य। श्रव्य का मतलब होता है जिसका हम कान के माध्यम से श्रवण करते हैं, और दृश्य का मतलब होता है जिसको हम देखते हैं, जिसको हम हमारे चक्षु के माध्यम से देखते हैं। काव्य के भेद जो हैं आपको इसी तरह से बताने हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, एक तो प्रबंध काव्य है और एक मुक्तक काव्य है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, श्रव्य काव्य जो है इसके दो भेद माने गए, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध, अगर प्रबंध आपसे पूछा गया कि प्रबंध क्या है, तो भली प्रकार से गढ़ा हुआ, सुगठित, या कह सकते हैं जिसमें व्याकरणिक नियमों को शामिल करके रचना की जाती हो, वो प्रबंध काव्य होता है। ठीक, देखिए प्रबंध काव्य के भेद। प्रबंध काव्य के तीन भेद हैं, एक तो महाकाव्य, एक खंड काव्य और एक आख्यानक गीतियाँ। यहाँ पर जानने लायक बात यह है आपके लिए कि आख्यानक गीतियाँ को प्रगीत भी कहा जाता है या फिर प्रगीति भी कहा जाता है, दोनों कहा जाता है। ठीक है, या तो प्रगीत कहेंगे या प्रगीति कहेंगे। और ये किसका भेद है? प्रबंध काव्य का भेद है। प्रबंध काव्य के तीन भेद में ये इसको हम गिनते हैं। ठीक, अब देखिएगा मुक्तक काव्य, इसके भी दो भेद हैं। ठीक, इसके बाद कौन सा आता है हमारा? ये मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य के कितने भेद हैं? ऐसे अगर प्रश्न बनता है तो आपको याद रखना है, मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं, एक तो पाठ्य मुक्तक और दूसरा होता है गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। गेय मुक्तक के दो अंग होते हैं, गीत तथा
प्रगीत, जो कि हमारे किस में आ जाते हैं, आख्यानक गीत जो होता है ना, इसमें भी प्रगीत आता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब देखिएगा, किस काव्य में जीवन की एक ही घटना का विवरण एक ही छंद का प्रयोग होता है, तो ये खंड काव्य में, खंड काव्य में एक ही घटना एक ही छंद का प्रयोग होता है। अगर एक से अनेक की बात की जाए तो वो होता है महाकाव्य में। किस में होता है, तो वो महाकाव्य में होता है, एक से अनेक छंदों का प्रयोग और विस्तृत रचना, विस्तार पूर्वक रचना होती है। अब देखिए, इसके बाद में और भी अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए प्यारे मित्रों, शब्द शक्ति से प्रश्न बनता है, 100% प्रश्न बनता है, ऐसा टॉपिक है ये, हर साल परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। तो यहाँ पर शब्द की जो शक्ति होती है कि शब्द किस प्रकार से बोला जा रहा है, उसे हम शब्द शक्ति कहेंगे। और शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनता है, ये भी आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखिएगा परिभाषा, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। यह संबंध ही शब्द का अर्थ व्यक्त करता है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार माने गए हैं। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा शब्द शक्ति के कितने प्रकार माने गए हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार माने गए हैं। अब 3 कौन कौन से हैं, एक तो है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इस प्रकार से शब्द शक्ति के 3 प्रकार या भेद माने गए हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे अभिधा और लक्षणा व्यंजना शक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम नेक्स्ट जो हमारी व्यंजना है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीनों हम उदाहरण सहित सीखेंगे। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहली शब्द शक्ति अभिधा। अभिधा का अर्थ यहाँ पर याद रखना, शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध अभिधा कहलाता है। मान लीजिए शब्द, जैसे मान लीजिए यहाँ पर राम लिखा है, ये राम शब्द है, अब इसका अर्थ भी राम ही है और ये शब्द भी राम ही है, इस प्रकार से। तो शब्द और अर्थ का साक्षात जो संबंध है वो अभिधा कहलाता है। परंपरागत रूप में प्रचलित मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। जैसे श्याम का अर्थ काला, ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर जो शब्द शक्ति होगी वो अभिधा शब्द शक्ति है। इसके बाद लक्षणा, लक्षणा में किसी को लक्ष्य किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। क्या किया जाता है, लक्ष्य किया जाता है किसी को। शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा होने पर उसके सहयोग से रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ लक्षित कराने वाले शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है। यहाँ पर देखो, अन्य अर्थ लक्षित कराया जा रहा है, मतलब लक्ष्य करके कहा जा रहा है, जैसे हम किसी को कुछ सुनाकर बात कह देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। जैसे मोहन तो शेर है, इसमें लक्षणा के द्वारा शेर का अर्थ वीर निकलता है, मतलब क्योंकि जो शेर है वो कैसा होता है, वीर होता है, बहादुर होता है। इसी प्रकार से मोहन भी यहाँ पर बहादुर है, तो यहाँ मोहन की बहादुरी को लक्ष्य किया गया है, अर्थात यहाँ पर उन्होंने लिखा है मोहन तो शेर है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होगी। इसके बाद में आता है व्यंजना। जब अभिधा और लक्षणा से अर्थ व्यक्त नहीं होता तब व्यंजना शब्द शक्ति की सहायता से व्यंग्यार्थ निकलता है। ठीक है, अब ये व्यंग किया गया अर्थ निकलता है। जैसे गंगा में घर है, इसमें गंगा के समान घर की पवित्रता प्रकट होती है। जैसे मान लीजिए गंगा में घर है, तो गंगा तो एक पवित्र नदी है, ठीक है, अब घर है तो घर की पवित्रता इसमें बताई जा रही है, और पवित्रता को किससे सूचित करा है, गंगा के जल से सूचित करा है। तो गंगा में घर है, यहाँ पर गंगा के समान घर की पवित्रता है, इसलिए जो शब्द शक्ति है वो अभिव्यंजित अर्थ इसमें निकल रहा है, तो व्यंजना शब्द शक्ति है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप सभी, निम्नलिखित में से किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। सुनील ने आसमान सिर पर उठा रखा है। देखिए यहाँ पर लक्ष्य किसको किया गया है, सुनील को किया गया है, और सुनील की जो आदत है उसको लक्ष्य किया गया है, और ये बताया है कि जो सुनील है वो बदमाश है, उसकी बदमाशी को लक्ष्य किया गया है। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। अपनी जन्मभूमि से सबको प्यार होता है, कि हमने सिंपल रूप से कहा है, बिल्कुल साधारण वाक्य में कहा है, तो यहाँ पर अभिधा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर पानी की महत्ता को बताया गया है, और अलग अलग अर्थ में पानी का यहाँ पर मोल किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर अभिव्यंजित अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है उसमें आप देखिएगा क्या पूछा गया है आपसे, कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी में कौन सी शब्द शक्ति है? अब यहाँ पर इसमें लक्ष्य किसको किया गया है? नई जवानी को लक्ष्य किया गया है। और किस में आई है? बूढ़े भारत में आई है। मतलब कि भारत में आज़ादी दिलाने के लिए जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी उनको लक्ष्य किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। इसके बाद सूर्योदय हो गया शब्द शक्ति बताइए। तो सूर्योदय हो गया का अर्थ है हमें जागकर शीघ्र विद्यालय जाना चाहिए। ठीक है, अतः इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि सूर्योदय अगर हो जाता है इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सूर्य निकल आया है, नहीं, यहाँ पर यह है कि सूर्योदय हो तो चुका है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उठिए, आपको उठना है, सूर्योदय हो गया है। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना रात हो गई है, मतलब सो जाओ, रात हो गई। तो इसी तरह से दिन उग आया है, सूर्योदय हो गया है, तो जाग जाओ। यहाँ पर जागने को अभिव्यंजित किया गया है, अर्थात यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पर्यो चपल चुचाई पुतरीन सो में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर प्रेम पर्यो चपल चुचाई पुतरीन सो में व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि इसका अभिव्यंजित अर्थ निकल कर सामने आ रहा है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि जो हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने ऊपर ही ऊपर एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने जो नोट्स है वो आप परचेज़ कर सकते हो, खरीद सकते हो बिल्कुल कम प्राइस में।